नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें, मैं सभी से निवेदन करती हूं कि अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर रख दें और यदि कोई इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं तो उन्हें आप रूम से बाहर भी ले सकते हैं। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। उपरोक्त वाक्य 31 जनवरी 2022 को बजट सत्र के दौरान संयुक्त सदन में भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा उनके अभिभाषण के दौरान कहा गया था। इसी क्रम में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का वर्गीकरण करते हुए श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत करने हेतु संस्कृति प्रदान की गई। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत लगभग 400 से अधिक व्यवसायों को वर्गीकृत किया गया है तथा नई सूची में मंत्रालय के संस्तुति उपरांत रेलवे के माल गोदाम श्रमिकों को पंजीकरण हेतु मिसलेनियस वर्ग में रखा गया है। रेलवे माल गोदाम के सभी श्रमिकों की तरफ से माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तथा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन पूरे भारत के माल गोदाम श्रमिकों की तरफ से माननीय श्रम मंत्री व पूरे श्रम मंत्रालय को रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को पहचान दिलाने के पहले चरण को संस्तुति प्रदान करने हेतु आभार व स्वागत सम्मान व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री आज हमारे बीच नहीं आज प्रस्तुत हो सके क्योंकि उनके कुछ अन्य प्रोग्राम्स थे, लेकिन हम उनको पूरे यूनियन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम में हम सभी स्वागत सम्मान करने वाले हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सामंत्री, चीफ लेबर कमिश्नर हैं ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से। आइए तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। दोबारा से हमारे बीच प्रस्तुत है हमारे सम्माननीय अतिथि श्री रेमिस तेरू, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री राम गोपाल मीना, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हमारे साथ हैं और श्री ओंकार शर्मा, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल भी कुछ समय में हमारे साथ होंगे। इसके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का। श्री PM मीना, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ, रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। श्री आदेश कुमार, अंडर सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। श्री सुकांतो बरुआ, डेप्यूटी डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके साथ ही हमारे बीच है श्री ओंकार शर्मा, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री राजकुमार सागर, रेलवे बोर्ड से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। श्री वेद प्रकाश, रेलवे बोर्ड से हैं। श्री जय किशन जी भी जो है रेलवे बोर्ड से हैं। श्री निरंजन कुमार, रीजनल लेबर कमिश्नर, नोएडा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर अब्दुल कादिर जी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सभी हमारे मुख्य अतिथियों का और सम्माननीय अतिथियों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आइए हम पहले अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ, जैसे कि हम सभी कार्यक्रमों के शुरुआत में करते हैं। माँ सरस्वती और ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कि हमारे आज के कार्यक्रम को वो सक्सेस बनाए, उसके लिए हम दीप प्रज्वलन कर हमारे आज के कार्यक्रम का पहले शुभारंभ करते हैं।
के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का अब मुख्य आरंभ हो चुका है और इसी के साथ में सबसे पहले महासचिव BRM GSU हमारे BRM GSU के अध्यक्ष श्री परिमल कांति मंडल जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सामंत्री जी को एक फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। परिमल जी से अब मेरा निवेदन है कि वो श्री रेमिस तिरु का स्वागत करें गुलदस्ते के साथ। श्री राम गोपाल मीना जी यदि वो यहाँ हैं तो उनका भी स्वागत करें। मेरे ख्याल कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ होंगे। और परिमल जी आपसे मेरा निवेदन है श्री ओंकार शर्मा जी को भी स्वागत करें, वो भी अभी नहीं है। ठीक है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे कुछ अन्य अतिथि जो है वो इसी दौरान हमारे साथ सम्मिलित होंगे, तो हम कार्यक्रम की इसी के साथ शुरुआत करते हैं जी। थैंक यू। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ परिमल जी कि आप वेलकम एड्रेस स्वागत उद्बोधन प्रकट करें। नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं बंगाली हूँ। हिंदी बोलने में अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ कर देना। उपस्थित मेरे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को मेरा श्रद्धा और प्यार और ईश्वर जैसे मौजूद माननीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव महाशय जी, सभी अधिकारियों और सांसदों और सभी पत्रकार मित्रों को मेरा प्रणाम। हम बताते हुए महसूस हो रहा है कि हमने उन श्रमिकों के सालों से जमा हुआ डर और तकलीफ दिल में लेकर हर एक सरकारी कार्यालय का दौरा किया और उन ईश्वर रूपी IAS अधिकारियों को समस्त मैं प्रस्तुत किया और उन्होंने हमारे आह्वान का जवाब दिया और इस पीड़ा को समझते हुए उसके उचित मर्यादा प्रदान किए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के नतीजा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक बार के लिए नहीं लगता कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेस स्टेटमेंट दे रहा हूं, बल्कि हम लगा रहा है यह भक्त और भगवान की पुनर्मिलन हो रहा है। हम भारतीय रेलवे के मालगोदाम मजदूर को आज इन मानव समान देवता जैसे अधिकारियों के हाथों से सरकारी मर्यादा मिला। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक यूनियन आज एक महान पुनर्मिलन मंच है, जहां हजारों बाधाएं पार करते हुए हमारे श्रमिक भाइयों ने दिन रात मेहनत करके सब श्रमिकों को एकत्रित करके एक महान मिलन मंच के रूप दिया है। आप लोगों के खून और पसीने है हर बूंद से BRM GSU की इस
सफलता के इतिहास लिखा जाएगा। आपके जीत की गाथा इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए यह दोहराया जाएगी। आज इस मंच पर खड़े होकर अगर उनके नाम नहीं लेने तो अधूरी रह जाएगा। इस जीत का कहानी वो है श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी माननीय श्री डीपीएस नेगी सर जी। मैंने इन भगवान तुल्य व्यक्ति को अपने आँखी से नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने दिल से महसूस किया है कि श्रमिकों का दर्द अभी भी इन सभी आईएएस, आईपीएस स्तर के लोगों को आकर्षित करता है। आज भारत के कोने कोने में एक प्रतिष्ठित नाम है बीआरएमजीएसयू। ये बीआरएमजीएसयू की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, निरपेक्ष अधिकारियों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमारा कोई दल नहीं, कोई धर्म नहीं, ना कोई रंग है। हमारा दल, हमारा रंग, हमारा धर्म एक ही है मजदूर। इस मंच पर खड़े होकर मैं एक बार फिर उन सम्मानित संसदीयों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने एकमत होकर रेल मंत्री और श्रम मंत्री को हमारा ओर से हमारे दर्द और तकलीफ महसूस करते हुए लिखा है। मैं बंगाल से एक वादे के साथ आया था कि आपने मुझे लड़ाई का संचालन करने की जिम्मेदारी दी है, वो मैं सफलतापूर्वक पूरा करके लौटेंगे। मुझे लगता है कि आज ये स्पष्ट है कि हमने ये लड़ाई जीत लिए है और ना केवल भारतीयों बल्कि पूरी दुनिया के लोग आज भारत के इतिहास में बंगालियों के योगदान के बारे में जानते हैं। इसलिए मैं परिमल कांति मंडल ये वादा करता हूं कि रास्ते जितने कठिन हो मैं अपना सिर नहीं बिकने देंगे। याद रखिए, मेरे प्यार की शक्ति सच्ची है तो मेरा विरोध की शक्ति भी उतनी ही कठोर। और साथियों, जाते जाते और एक बात बोल के जा रहा हूं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रणाम सभी को। श्रमिक ऐक्य जिंदाबाद, लेबर मिनिस्ट्री जिंदाबाद, रेलवे मंत्रालय जिंदाबाद, बीआरएमजीएसयू जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परिमल जी, हम सभी से बातचीत करने के लिए और यहाँ पर जोश और साहस सभी का बढ़ाने के लिए। मैं हमारे सभी अतिथियों को बताना चाहूँगी कि हमारे बीच है श्री निरंजन कुमार, रीजनल लेबर कमिश्नर नोएडा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आइए तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें और मैं निरंजन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें स्टेज पर ज्वाइन करें और परिमल जी से और विद्याधर जी से मेरा एक बार फिर से विनती है मेरी कि इनको फूलों के साथ इनका स्वागत करें।
अब मैं महासचिव बीआरएम जीएसयू विद्याधर मलिक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना स्वागत उद्बोधन प्रकट करें। मंच पर उपविष्ट हमारे श्रद्धेय लेबर मिनिस्टर महोदय श्री भूपिंदर यादव महोदय और हमारे सारे यहाँ उपविष्ट अधिकारीगण आईएएस जी, आईईएस जी, आईपीएस जी, उनको हमारे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं, उन्हें भी बीआरएमजीएसयू परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आज आप लोग के बदौलत हम लोग शायद समक्ष में आए। आज यहाँ उपविष्ट जितने सारी अधिकारी हैं, उन्हीं के बदौलत आज हमें ये सम्मान मिला है, क्योंकि हम जितने मजदूर हैं, हमारी जो परिवार है मजदूर, ये मजदूर बहुत सालों से वंचित है। आज तक उनको ना रोटी सही से मिला है, ना कपड़ा सही से मिला है, ना दो वक्त खाना सही से मिला है। आज इन मजदूरों के लिए हमारी ये लड़ाई है। इतने सालों से ये मजदूर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के अंडर में आप जो काम कर रहे हैं, कि जितने सारे मजदूर यहाँ जमा हैं, इनको किसी को भी कुछ अभी तक सही से नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग पूरा वंचित है। ये लोग को ना घर पानी पीने का मौका मिला है, क्योंकि पानी का कोई ये नहीं है, कभी रेस्ट लेने का जगह नहीं है। तो ये सारे के लिए हम लोग आज ये समारोह में जब आए हैं, आज हमारे अधिकारीगण, हमारे मंत्री ये हमें आशीर्वाद करेंगे कि ताकि हम आगे बढ़ सके। बस मैं इतना कहकर सारे बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद मलिक जी। और अब मैं परिमल कांति जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के सम्माननीय अतिथिगणों का सम्मान करें, उन्हें शॉल देकर और एक ट्रॉफी प्रस्तुत कर। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सामंत्री जी, चीफ लेबर कमिश्नर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, को शॉल और ट्रॉफी प्रस्तुत कर उनका सम्मान करें। मैं परिमल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अब हमारे सम्माननीय अतिथि श्री रेमिस तिरु, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, को भी सम्मानित करें। परिमल जी से मेरा निवेदन है कि वो अब श्री निरंजन कुमार, रीजनल लेबर कमिश्नर, नोएडा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, को सम्मानित करें।
साथ अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी श्री बीडी मलिक जी से, विद्याधर मलिक जी से, कि वो हमारे बीच श्री ब्रिजवीर सिंह जी हैं, असिस्टेंट चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनका स्वागत करें और उन्हें भी उनका सम्मान करें। श्री ब्रिजवीर सिंह जी। इसी के साथ मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी संतोष कुमार महूर, असिस्टेंट चीफ लेबर कमिश्नर, और मैं बीडी मलिक जी से बोलूंगी कि इनका भी सम्मान और स्वागत करें। संतोष कुमार महूर, असिस्टेंट चीफ लेबर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर अब्दुल कादिर जी भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बीडी मलिक जी से निवेदन है कि इनका भी सम्मान स्वागत करें। धन्यवाद। सभी मुख्य अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वो अब बैठ जाएं, और सभी मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सब अभी अपना अपना स्थान ले लें। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सामंत्री जी से अब मेरा अनुरोध है कि वो हम सभी से बातचीत करें। आइए तालियों के साथ हम एक बार दोबारा इनका स्वागत करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, मालगोडाउन श्रमिक संघ का प्रेसिडेंट श्रीमान मंडल जी, श्रीमान मलिक जी और मेरे प्रिय सहयोगियों, आप तो मुझे यहाँ हमारे निमंत्रण करके लाए, लेकिन मैं यहाँ आकर एक खुशनुमा माहौल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आप लोगों का अतिथि होके, इसलिए कि मैं एक लेबर कमिश्नर हूँ। ये मलिक जी का बड़पन था, वो क्या बोले कि शब्द आप शायद सुने नहीं होंगे, मैं पूरा सुन रहा था कि हमारा बदौलत तो है, ये नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा, आपके बदौलत तो हम है, आपके बदौलत तो हम है। ये दुनिया को, ये देश को पहले लेबर आए, उसके बाद लेबर कमिश्नर आए, उसके बाद लेबर लॉ बना। सो पहले आप एक 1970s में एक फिल्म आया था रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार जी का, आपको पता होगा। उसी को मैं रिकॉल करते हुए आपको बोलता हूँ, जो कपड़ा मैं पहना हूँ, जो पोडियम पर मैं भाषण दे रहा हूँ, जो खाना मैं खा रहा हूँ, उसी में आपका योगदान है। आप नहीं तो हम नहीं। ये भी मैं पूरा खुलकर लेबर के, हमारा कामगार भाइयों और बहनों के साथ बातचीत करता हूँ। मेरा ये मिनिस्ट्री में 29 साल हो गया, उसके पहले 11 साल मैं पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में था, वहाँ भी कामगार के साथ जुड़ा रहा। मैंने कभी गलती से कभी नहीं सोचा मैं काम करके आप लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, नेवर। कभी मैंने नहीं सोचा,
ना कभी सोचूंगा, ना किसी मेरा अफसर को बोलता हूं कि हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमको तनख्वाह देता है कामगार का सेवा करने के लिए, हम फ्री में तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी के ऊपर एहसान का कभी सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए आपके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी आप ज़्यादा करते हैं, ये सब हमारा संज्ञान में है। एंड ये आपने जो सहयोग दिए हमारा श्रम पोर्टल में आज तक 26 करोड़ पंजीकरण कर चुके हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। और मुझे आशा है अगले 2 महीने में सारे के सारे पंजीकरण कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पदक्षेप क्या होगा, अगला पदक्षेप उसको एनसीएस पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, नेशनल कैरियर सर्विस। वो उसका काम जोर शोर से चल रहा है और ठीक ठाक सब चीज़ चला ना, उसको एनसीएस पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, नौकरी देने वालों के लिए आसान होगा, नौकरी पाने वालों के लिए आसान होगा, क्योंकि 400 तक प्रोफेशन जो हमारे लोग परिवार जी बोल रहे थे मिसलेनियस श्रेणी में है, वो भी एक श्रेणी है, वो सब में आप आ जाएंगे पोर्टल के थ्रू। इसमें जिसको चाहिए वो आपको चयन करेगा, कोई बिचौलिया के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है। एंड आपको तो पता है, बस हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किए थे, अभी पता नहीं मुझे आप उसको क्या हुआ, बस उसमें हम ज़्यादा बस 50 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए उसको थोड़ा लोकप्रिय करने के लिए आप मेहनत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सके। श्रम योगी मानधन योजना और एक ट्रेडर पेंशन योजना भी शुरू किया गया है, उसका भी आप देखिएगा। और उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा हम क्या करते हैं लेबर के लिए। हर साल बिना कोर्ट को जाते हुए, बिना कोई केस चलाते हुए हम कामगार को 150 से 200 करोड़ रुपया हम देते हैं। आप बोलेंगे कैसे, आप लोगों का ग्रेच्युटी फंसा रहता है, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता, किसका पेमेंट भुगतान नहीं होता, ये सब चीज़ है, वो सब हमारे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं। हम बिना कोर्ट फीस लिए, बिना फीस लिए, बिना वकील के हम उन लोगों का केस का सुनवाई करते हैं। कब जरूरत पड़ा तो उन लोगों का जो एप्लीकेशन वगैरह मैं खुद टाइप करवा के देता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, 50 रुपया वो नहीं दे सकता। इसीलिए मैं जहाँ भी रहा मैं वही किया, ठीक है उसको मदद कर दूँ, थोड़ा आधा घंटा लगेगा, उसका काम तो हो जाएगा। अनकहा का धनबाद में ऐसा बस कुछ केस में थोड़ा कॉस्ट आ जाता है, इसीलिए वहाँ 2-4 वकील थे। मैं बोला उसका क्लेम इतना है, 10,000 का है, वो तेरे को 500 रुपया 1,000 रुपया देगा, करेगा क्या? क्योंकि वकील तो फ्री में नहीं करेगा। मेरा अफसर तो फ्री में आपको सर्विस देंगे, लेकिन वकील तो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हिंदी में कहावत है ना, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वकील तो फ्री में आपका नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो गरीब है, 500 से 1,000 रुपया देगा, 2 डेट में मैं तेरा केस फैसला कर दूंगा, तेरे को 10-15 बार आना नहीं पड़ेगा। आप विश्वास करें, मैं कम से कम 1700 अपील 5 साल में सुनवाई किया हूँ धनबाद में, 1700 है। अंडा विश्वास कीजिए, मेरा 2-3 को छोड़ के जितना अपील मेरे पास आया 30 से 45 दिन में मैं डिस्पोज किया हूँ। 30 से 45 दिन, 2 डेट या 3 डेट केस खत्म। एंड भगवान का शुक्र है, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का भी दुआ है, ज़्यादातर केस हाई कोर्ट नहीं गया, वही फैसला हो गया। क्योंकि हम जब जजमेंट देते हैं ना पूरा बैलेंस करके देते हैं, इसलिए हाई कोर्ट को कोई भूल भटका करके जा जाता है तो जीतता नहीं मैनेजमेंट वाले। एक पांडु टपनों का केस मैं आपको दूंगा, वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, बड़ा क्लासिक केस है, आप शायद ऐसा केस सुने नहीं होंगे। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में वो एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर था और लगभग 32 साल काम किया 1983 से एक सोसाइटी के थ्रू। उसका ग्रेच्युटी बनता था, वो रिटायर किया 2012 में, मेरे पास आया 2019 में। आप देखो 7 साल के बाद आया। वो कैसे, पहले हमारा RLC राज्य के पास गया, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो ट्रायल अथॉरिटी मजिस्ट्रेट जैसे ट्रायल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो ट्रायल अथॉरिटी होते हैं, वो उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। वो मेरे पास आए, मैंने क्या किया, मैंने अपील स्टेज में साक्ष्य प्रमाण वगैरह नहीं लिया जाता, लेकिन मैंने लिया। मैं तुम्हारे पास कोई गवाह है तो प्रोड्यूस करो, कोई रिकॉर्ड है तो प्रोड्यूस करो। उसको लेकर मुझे 1.5 साल लग गया, क्योंकि HEC हाई कोर्ट का चुने ही वकील को दिया था। वो रोजाना मेरे सामने पेश होने के लिए 5,000 रुपया कम से कम लेते हैं, और उसका क्लरिकल खर्चा, टैक्सी भाड़ा वगैरह वगैरह वो सब अलग है। वैसा 2 वकील दिए थे, इसीलिए
वर्कर को भी तकलीफ है। और हमारे जो वर्कर का जो था, हमारा एक कमिश्नर है, नारायण का नाम क्या है रवि निरंजन, एक नारायण है हमारा, दिनेश का पिताजी, वो एचईसी में एक्स एम्प्लॉय थे, अभी 80 साल के बन गए, सुपर सीनियर सिटीजन है। वो उसका केस लेकर आए, उसको मैंने बताया केस को कैसे करना है, बता कर दिया साफ साफ। आपको मैं बताता हूँ, मैं लिखकर बिना साइन करके देता था, आप ये पर्ची लाकर बनाकर मेरे को दो। मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं जो क्या हूँ बोलता हूँ, क्योंकि वर्कर को उसका हक दिलाना है। इसलिए मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले मैं केयर नहीं करता। फाइनली 1,36,000 रुपया का उसको ग्रेचुइटी दिलाया, 1,36,000 रुपया इंटरेस्ट। उसी टाइम जो देखेंगे, जो उसका मुंह में जो मुस्कुराहट है ना, वो करोड़ रुपया का है। वो तो आशा छोड़ चुका था, उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट 1,36,000 एंड ये 1,36,000 आपका मोबाइल नंबर है तो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा। उसके बाद भी थमा नहीं, हाई कोर्ट गए, एचईसी हाई कोर्ट गया, वहां जाकर 50-60 हजार रुपया खर्चा किया। और भगवान का शुक्र है, आप लोगों का दुआ है, 1 साल नहीं लगा हाई कोर्ट में फैसला होने के लिए, वरना हाई कोर्ट में 15-20 साल केस पड़ा रहता है। 1 साल में फैसला हुआ। उसमें मैंने बताता हूँ क्या क्या, बस वो आकर बोले ये हमारा वर्कर नहीं था, ही वॉज नॉट आवर डायरेक्ट वर्कर। ये कानून का दाव पेच मैं आपको बता रहा हूँ, एज एन अथॉरिटी मैंने उससे किससे डील किया, कैसे उसको निपटाया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोले कि वो हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं था, एचईसी वाले बोले, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मैंने जजमेंट में लिखा ये सच है कि वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन उसको झुटला नहीं जा सकता कि वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय था। हाँ, यही लॉ है, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय था एंड वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम नहीं कर रहा था, एचईसी के लिए काम कर रहा था, एचईसी का काम कर रहा था। तो ग्रेच्युइटी एक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं बोलता, एम्प्लॉय बोलता है। तो ये एम्प्लॉय है, भले ही डायरेक्ट हो, इसलिए उसको ग्रेच्युइटी पाना ही है। सो इंटरेस्ट और ग्रेच्युइटी के साथ उसका ऑलरेडी भुगतान हो चुका है। तो ऐसा बहुत चैलेंज, हमारे पास बहुत चुनौतियां होता है, टेलीफोन आ जाता है, सर ये केस क्यों आप करते हो, ये क्यों डरते हैं, पता है आपको, अभी 250 केस आ गया। एक केस मैंने छोड़ा एक सैंपल के तौर पर मार्केट को, अभी रांची आरएलसी के पास 250 केस है इसी टाइप का, अभी 250 लोगों को मिलेगा। यही मेरा मिनिस्ट्री वही करता है, सरकार भी वही सोचते हैं, आप लोगों को सामाजिक न्याय मिले। ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय आपको दे रहे हैं, आपका जो हक है आपको देने में हम मदद कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। और एक चंदा रिफ्रैक्टरी नाम का एक था, उसका 50 लाख रुपया एक कॉन्ट्रैक्टर ने दिया नहीं। चंदा रिफ्रैक्टरी वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा था, वो मेरे खिलाफ मिनिस्टर को कंप्लेंट लिखा था कि हम उसे पैसा वसूल रहे, एक्सटोर्टिंग मनी, ऐसा करके लिखा था। बोकारो स्टील प्लांट में वो 50 लाख रुपया मैंने बोकारो स्टील प्लांट को दिया, उसका बिल बंद करके रखो, जब तक वर्कर का बस आइडेंटिफिकेशन नहीं होता बिल उसको नहीं देना। आज तक वो बिल नहीं दिया गया, वो 50 लाख रुपया बोकारो स्टील में पड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर को बोला जिस दिन तुम वर्कर को लेकर आओगे, उन लोगों का सिग्नेचर वगैरह दोगे, आधार कार्ड पैन कार्ड दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा, पैसा सुरक्षित है। इसीलिए बिना आगे भविष्य को भी देखकर वर्कर का फ्यूचर हम सिक्योर, मैं और मेरे अफसर्स सब तत्पर है सब करने के लिए। आपको कोई भी तकलीफ हो, बस हमारा नंबर वेबसाइट में नंबर है, एक पोस्ट कार्ड भी आप लिख सकते हैं या एक SMS कर सकते हैं। हाँ, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है, ये आपको मैं वादा करता हूँ और आश्वासन देता हूँ। ऐसा नहीं बोलता, बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं करता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ। धनबाद में आपका कोई फ्रेंड है वगैरह, उसको पूछ लीजिए, एक आपका डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर थे, वो कैसे थे, मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपके लिए जीवन समर्पित है। आप है इसीलिए बस हम हैं, आप जब नहीं होंगे हम नहीं होंगे। और ज़्यादा बोलकर आपको मैं बोर करना नहीं चाहता। मैं और आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे यहाँ बुलाए, इतना इज्जत बख्शे। जय श्रमेव जयते, जय हिंद। धन्यवाद। और अब मैं सम्माननीय अतिथि श्री रेमिस तिरू जी से, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर हैं ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनसे मेरी विनती है कि वो हम सभी से बातचीत करें। आइए तालियों के साथ हम इनका भी दोबारा से स्वागत करें। सभी को मेरा नमस्कार। तो वैसे तो हमारे चीफ के बात करने के बाद हम जूनियर ऑफिसर्स को बात करने की ज़रूरत नहीं होती,
और उनसे परमिशन लेके मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। थैंक यू। उपस्थित मंच पर हमारे चीफ लेबर कमिश्नर श्री अजय कुमार सामंतरे जी, उपस्थित यूनियन के प्रेसिडेंट मंडल जी और अन्य पदाधिकारी यूनियन के, यहाँ उपस्थित हमारे मजदूर भाई बहन, प्रेस के लोग, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका बड़ा विशेष दिन है। आप लोग को स्वीकारा गया है और इसी के लिए हम लोग यहाँ वर्कर्स आइडेंटिटी का दिवस आप लोगों के लिए ये माना जाना चाहिए। आगे मैं इनको आग्रह करूँगा कि इस दिन को याद रखने के लिए कुछ ऐसा करें विशेष, इस दिन पे सारे इकट्ठा होकर इसे अपने दिवस के लिए मनाएं, याद करें। और हमारे चीफ साहब ने जो भी बातें कही है कि विभाग जो है आपके सेवा के लिए है, आपको लिए सरकार कानून बनाती है, कानून आपके फायदे के लिए है। हर कानून में अफसर होते हैं, उन अफसरों को जानना जो आपको रिलीफ दिलाएंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं यूनियन से आग्रह करूंगा कि आप साथियों के लिए वर्कशॉप करें, हर श्रम कानून के बारे में उनको बताएं, हमें भी इन्वॉल्व करें। हम लोग हैं, बैठे हैं आपको बताने के लिए। और कानून आपको हक ही नहीं, आपको कर्तव्य भी बताता है। तो हक तो हम मांग लेते हैं, लेकिन क्या हम अपना कर्तव्य करते हैं? देश में बड़ा अभी चला हुआ है इलेक्शन, उसमें आपको वोट का हक है। क्या हम वोट देने जाते हैं? ये हमारी ड्यूटी है। तो इसी तरह के कई ऐसे कानून हैं जिसमें वर्करों के लिए सेफ्टी के एस्पेक्ट से, वेजेस के एस्पेक्ट से, और कई कानून हैं जिसमें सेफ्टी के चीज़ें देने की बात है मालिकों को। क्या हम मजदूर उसको पहनते हैं? क्या उसको इस्तेमाल करते हैं? ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठे करने हैं, हक भी मांगने हैं और जिम्मेवारी भी निभानी है। कई चीज़ें हमारे चीफ साहब ने आपको बताया है विस्तार में। हमारा दफ्तर बगल में ही है, हमारा हेडक्वार्टर है। कई अधिकारी हमारे 20 रीजन में हैं, फैले हुए देश के अंदर। वहाँ भी आपके साथी होंगे, उनको भी बताएं कि उन दफ्तरों में आपके लिए हम बैठे हैं। और जैसे हमारे सर ने कहा कि मजदूर है तो हम हैं, वरना हमारी अस्तित्व नहीं है। तो जितना आप हमारे पास आएंगे उतना हम आपको सहयोग कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आपका बहुमूल्य समय ना लूँ आगे। धन्यवाद। इसी के साथ अब समय आ चुका है कि हम हमारा आज का सर्वे फॉर्म जो है उसको ऑफिशियली रिलीज करें। मैं हमारे मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि और स्टेज पर बैठे सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों से मेरा अब अनुरोध है कि वो हमारे आज के सर्वे फॉर्म को अब ऑफिशियली अनवेल करें। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद। इसी के साथ अब श्री निरंजन कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि वो हम सभी से बातचीत करें, कुछ शब्द कहें। आइए तालियों के साथ दोबारा इनका स्वागत करें। Respected A.K. Samanthare sir, Chief Labour Commissioner, Sri Raimis Thiru sir, Deputy Chief Labour Commissioner Central, यूनियन के
प्रेसिडेंट मंडल साहब और सभी साथियों, सभी श्रमिकगण, प्रेस के सभी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आते हैं, पढ़ते भी आते हैं, एकता में शक्ति होती है। हम लोगों ने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में, एक राजा था, उसके 3 बच्चे थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। राजा ने बोला कि सभी को बोला कि आप लकड़ियां लेकर आओ, सभी को अकेले अकेले तोड़ने को बोला, वो अकेले तोड़ लिए, लेकिन जब उसको गठरी बना दी गई और जब उसे तोड़ने को बोला गया तो वो तोड़ नहीं पाए। तो राजा इनसे उन अपने बेटों को यही शिक्षा देना चाहता था कि एकता में शक्ति होती है, अगर आप लोग सब मिलके रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, आप अपनी शासन अच्छे से चला पाओगे। आज आप लोगों को देखकर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। आप लोग ये यूनियन जो है वर्करों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। अकेले वर्कर अपने राइट्स को सिक्योर नहीं कर पाता है, उसके असंगठित क्षेत्र में तो ये बड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है कि इन वर्कर्स को कैसे इनके अधिकारों को दिलाया जाए। बट अगर ये असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स एक साथ एकत्रित हो जाते यूनियन के फॉर्म में और अपने डिमांड्स को रखते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो उनको उनके अधिकार मिल भी जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में वर्कर्स के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि श्रम कानूनों में उनके लिए क्या प्रावधान है। जब वो संगठित हो जाते हैं, यूनियन के रूप में हो जाते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी मिल पाती है। उन्हें ये जानकारी मिल पाती है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाना है, किसको संपर्क करना है, कैसे उनको अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है। तो आज आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग भी संगठित हुए हैं और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपके जितने भी अधिकार हैं सभी आपको मिले, और आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय के तरफ से, हमारे तरफ से जो भी कोऑपरेशन की आवश्यकता है वो सारा कोऑपरेशन मिलेगा। और हम लोग आपके लिए हैं, जैसा कि चीफ लेबर कमिश्नर सर ने बोला कि आप हैं तभी हम हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आप हैं तभी हम हैं। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही हमें बनाया गया है और हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि अभी हमारे बीच पधारे श्री रामगोपाल मीना जी, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, का स्वागत करें तालियों के साथ। और श्री परिमल जी से मेरा निवेदन है कि पहले तो फूलों के गुलदस्ते के साथ इनका स्वागत करें और इसके बाद ट्रॉफी और शॉल के साथ इनका सम्मान करें। और अब मैं मीना जी से मेरा निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें और हम सभी से बातचीत करें। नमस्कार भाइयों, माफ़ी चाहता हूं कि एक दूसरे फंक्शन में था और वहां मेरा लेक्चर रखा था और थोड़ा सा सवाल जवाब में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। वहां भी कामगारों का ही फंक्शन था, तो इस वजह से लेट हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। मंच पे आसीन माननीय मुख्य श्रम आयोग, सामंतरे सर, हमारे साथी ऑफिसर्स, रेल माल गोदाम यूनियन के पदाधिकारीगण, प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी यूनियन के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा संबंध बना हुआ है। जब जब भी भाई लोग आए हैं, हमने आपकी समस्याओं को भी समझा है और हमने कोशिश किया है कि किस तरह से
आपकी जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। अभी जैसे आप सबको मालूम है, माननीय मंत्री जी ने जब ई श्रम रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया था 26 अगस्त को, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, यूनियन के भाई लोग हमारे पास आए थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी करवाई जाए। और हमने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ टेकअप किया और लाइन अप करवाया, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि करीब करीब आपके सारे जो यूनियन के मेंबर्स हैं वो ई श्रम पे रजिस्टर्ड हुए होंगे। ये यूनियन की सजगता थी, उसके चलते ये संभव हो पाया। सरकार में आप सब जानते हैं, हम सुबह से लगते हैं तो कैसे दिन निकल जाता पता नहीं चलता। आपकी एक चिट्ठी आई, हमने उस पर एक्शन लिया। उससे पहले भी जो यूनियन ने कुछ इश्यूज टेकअप किए थे, हमने माननीय मंत्री जी के साथ में मीटिंग किया था, उसका प्रोसीडिंग बनाया, रेलवे को टेकअप किया। कुछ मूलभूत इश्यूज हैं आपके जो कि एड्रेस होने चाहिए, और उसके लिए अब जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, जिसमें क्योंकि आपके साथ में जो हमारे मालगोदाम के वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ एक तो फिक्स एजेंसी नहीं होती है, जिसका काम आता है वो काम करवाता है, पेमेंट देता है। रेलवे बोलता है ये हमारे एम्प्लॉय नहीं, रेलवे बोलता है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, और उनके पास जो फैसिलिटी रेलवे की अवेल करता है, और उनके लिए आप खून पसीना बहा करके जो काम करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अब जैसे दिल्ली में है, ESI की फैसिलिटी आप नहीं ले पाते क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर्स आज एक कंपनी की सीमेंट की वैगन को अपलोड करते हैं, कल दूसरी आती है, परसों तीसरी आती है। रेलवे बोलता है कि क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपके मूलभूत इश्यूज हैं कि आपके बैठने की व्यवस्था हो, पानी की पीने की व्यवस्था हो, नहाने धोने के लिए, क्योंकि आपका काम इतना हैजार्डस होता है कि एक कॉमन टेप दे दिया जाए तो वहाँ आप अपना काम करने के बाद में नहा सकें या थोड़ा साफ सफाई कर सकें। बहुत सारे इश्यूज हैं, और आपके जो मालगोदाम वर्कर हैं इनके बड़े पिक्यूलियर इश्यूज हैं, और इन पे बहुत काम हुआ नहीं है। आशा है सामाजिक सुरक्षा कोड आने के बाद जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो कानून में हम व्यवस्था लेके आए हैं, और साथियों मैं आपको बताते हुए हर्ष है कि मैं इस ड्राफ्टिंग में था और हमने पूरी दुनिया के सारे देशों के कानूनों को देखा है। जो कानून हमने बनाए हैं पश्चिमी देशों में भी नहीं है, सिर्फ USA में 2 स्टेट ने कुछ अपने राज्य सरकार के कुछ कानून हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी भी देश ने कोई कानून नहीं बनाया। भारत पहला देश है जिसने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सूद ली है और कानूनी व्यवस्था की है। उसमें बहुत काम करने की जरूरत है अभी, लेकिन शुरुआत हुई है। उसके लिए कुछ फंड आएगा, सेस आएगा। हमने जो देखा है, एक मोटा अंदाज जो हमने निकाला था कि करीब आज की तारीख में भी इस तरह की कैटेगरी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं करीब 1 करोड़ है, और इनका जो टर्नओवर अमेजोन का और इनका लेते हैं तो उन्होंने एवरेज 60,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगर 1% सेस भी हम लेते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारे को मिल जाता है वर्कर के वेलफेयर के लिए। इसमें काफ़ी काम करने की जरूरत है, लेकिन आपसे भी मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप इसके लिए लगे रहिएगा। अभी ड्राफ्ट रूल्स बने हैं, स्कीम भी उसके लिए बनानी होगी, और ये एक कानून है जो आपको आशा की किरण देगा, और जब भी लागू हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी स्कीम्स आएंगी। इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें लगेगा, किस किस तरह से हम काम कर पाएंगे, कैसे कैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे इनकी सामाजिक सुरक्षा होगी, कैसे इनका इंश्योरेंस हो पाएगा, कैसे इनको हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी, वेलफेयर की फैसिलिटी मिल पाएगी। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हमने रूल्स बनाए हैं, लेकिन इनके ये सब चीज़ें जो है आपकी स्कीम में आएंगी, और नोटिफिकेशन इश्यू होंगे, फंड कहाँ से आएगा, इन सब में अभी और भी बहुत काम करना है। काफ़ी काम हुआ है। तो साथियों, ये एक आशा की किरण है जो आगे वाले समय में आप जैसे भाई लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, पर्टिकुलरली जो असंगठित कामगार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी के जो आपके छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, जब कभी कोई ऐसा मसला होता है तो हम
जब भी आपकी चिट्ठी वगैरह आती है हम रेलवे बोर्ड से टेकअप करते हैं, उनके ऑफिसर से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इश्यूज आपके एड्रेस हों। तो ये लगातार प्रक्रिया है, जारी रहेगी। मैं इतना आश्वासन आपको देना चाहूँगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऑफिस में। आपका जब भी कोई इशू है आप हमेशा आ सकते हैं ऑफिस में और हमें अपना इशू बता सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं बीडी मलिक जी से एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच अभिषेक दीक्षित जी हैं रेलवे बोर्ड से, उनको सम्मान दें और उनका फूलों से स्वागत करें। अभिषेक दीक्षित जी फ्रॉम द रेलवे बोर्ड, आपसे मेरा अनुरोध है कि वो आप हमें स्टेज पे प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू। और अब वक्त है मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स का। जयंत हल्देर और मिस्टर चंद्रनाथ हल्देर, मीडिया सेक्रेटरी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अभी सारे क्वेश्चंस जो मीडिया से आते हैं उनका जवाब दें। हेलो, सामने से भैया भाई। मंत्री जी, जिस तरीके से आज यूनियन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आपके साथ है और कभी भी इनमें बहुत लंबी स्ट्राइक हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि एज़मा की जब बात आती है, जैसे कल ये आंगनवाड़ी लेबर्स बहुत बड़े उसमें उन्होंने उस पर सरकार ने एज़मा लागू करा है कि करने की बात करी है, तो लेकिन अब उनसे ये मांग की अगर आप एज़मा लागू करते हैं तो हमें सरकारी एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए और जो भी सुविधा हमें दी जाए। तो क्या अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो क्या ये जस्टिफाई है, क्या होना चाहिए? मंत्री जी बताएं। सेक्रेटरी साहब। और एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये एम्प्लॉयज सारे हैं आपके साथ हैं, हजारों की संख्या में हैं। जिस तरीके से अगर इनके कभी भी स्ट्राइक होती, कभी ऐसी सिचुएशन आज स्ट्राइक होती है, बड़े लंबे समय तक हो जाती है, तो सरकार इन पे एज़मा लागू करने की बात करती है, लेकिन अगर एज़मा लागू हो तो इनको सरकारी एम्प्लॉय माना जाए, सारी सुविधा उस तरीके दी जाए, तो क्या ये जस्टिफाइज है? जिस तरह के अभी आंगनबाड़ी का मामला भी आया सामने, तो ये भी इनके साथ ही बहुत बड़ा ये अन्याय होगा अगर ये नहीं मिला तो। जी, हमारे सोच में पॉजिटिविटी लाना चाहिए, ताकि पहले बात है कि ये सब और आगे नहीं होगा, जो हो गया हो गया। अभी जो होगा हम बड़े पॉजिटिव के साथ कह रहे हैं कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और श्रम डिपार्टमेंट हम लोगों को एक सही परिचय पत्र प्रदान करके हम लोगों को ये सब समस्याएं समाधान कर देगा और आगे नहीं होगा। जी हाँ, हमारे जो एजेंडा है, हमारे मूल एजेंडा जो है वो 11 तरह की है, वो उसमें सब सारे उत्तर ऐसा ऐसा मिल जाएगा। ये मीना साहब, अभी आपने वो सेस के बारे में बात किए थे और 7,000 करोड़ रुपए की भी बात किए थे। कुड यू जस्ट एक्सप्लेन इन वेरी आउट वे? जो अपने अभी जो सेस के बारे में बात किए थे, इनके मैंने आपको
एक उदाहरण के रूप में बताया है, उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। हमने एक तरह से जो होमवर्क किया था, जब ये जो कोड बन रहा था तो बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए थे कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आज काम करता है, कल दूसरे पे करता है, कल तीसरे पे करता है। तो हमने इनके लोगों को बुलाया भी था। तो ये सारा स्कीम का पार्ट होगा। ये मैंने खाली एक उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि हमने जब एसेस किया था तो इनका जो टर्नओवर होता है वो इस तरह से होता है। तो अगर जो भी होगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा। तो कर दीजिए ना इनके भलाई के लिए, उसको हेल्ड अप करके रख नहीं किया जाएगा। अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं, चारों कोड बने हुए हैं, कोड लागू नहीं हुए हैं। ये भारत सरकार करेगी, हम इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी हैं। तो जब लागू हो जाएंगे उसके बाद में स्कीम और सारे नोटिफिकेशन। तो ये क्या पार्लियामेंट में बिल आएगी? बिल आ चुका, पार्लियामेंट पास कर चुकी, प्रेसिडेंट की एसेंट हो गई, लेकिन लागू नहीं हुए। इम्प्लीमेंट कब होगा? वो तो सरकार ही बता सकती है भाई, मैं सरकार का बहुत छोटा ऑफिसर हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा एक सवाल है कि कोई भी लेबर संगठन है, वो इसमें आंगनवाड़ी भी हैं, अदर एनडीएमसी के भी लोग हैं बहुत सारे, उनको एक बोलने की आज़ादी, अगर जैसे आंगनबाड़ी की बात करें, वो आईएसबीटी पर भी बैठी, तो उनको जगह जगह से भगा दिया जाता है। कल वो जंतर मंतर पे पहुंची, वो बोले हमें कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा। एक बात करने का उनको टाइम दिया जाए। कोई भी लेबर संगठन है, उनको एक आज़ादी दी जाए, कहीं बैठने का जगह दी जाए, लेकिन उनको जगह जगह से भगा दिया जाता है। ये किनसे पूछना चाहते हैं? क्योंकि यूनियन तो अलग है ना। आई वांट टू क्लेरिफाई यू, मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी वर्कर को वर्कर की डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया है आज की तारीख में। दे आर वॉलंटियर्स। और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो फंडामेंटल राइट है, वो यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर हमारा नहीं है, इसके ऊपर हमारा कमेंट करना चाहिए। थैंक यू। वेल, थैंक यू। समय के अभाव को देखते हुए हम हमारे आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। उससे पहले मैं श्री परिमल कांति मंडल जी से एक बार दोबारा अनुरोध करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स देकर हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंत करें। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। थैंक यू। उपस्थित पदाधिकारियों और श्रमिक भाइयों बहन को बहुत बहुत धन्यवाद सबाई को। थैंक यू। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम का अंत यहीं करते हैं। आइए हम सभी जो है एक बार दोबारा से तालियों के साथ हमारे सभी अधिकारियों का, सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान और इनका हम धन्यवाद करें। और आइए इसी के साथ जलपान की का अरेंजमेंट किया गया है सभी अधिकारियों के लिए रेस्टोरेंट में, और बाकी सभी के लिए लंच का अरेंजमेंट किया गया है। थैंक यू। पीछे गार्डन में अरेंजमेंट है लंच का सभी के लिए। आइए हमें लंच के लिए ज्वाइन करिए।